गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पावर पॉइंट स्टडी में। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 26 से 30 अप्रैल तक ये क्या हो रहा है, एक तरीके से मेले जैसा एक आयोजन है। 26 से 30 अप्रैल तक AHAR 2022 का 36वां संस्करण हो रहा है। इसको समझाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, और सह संयोजन के रूप में इसमें कौन रहेगा? APEDA। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कृषि एवं प्रकाश खाद्य उत्पादन निर्यात विकास द्वारा, इसका नाम क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास के द्वारा क्या है, इसका 36वां संस्करण किया गया, जिसमें APEDA ये क्या है, इसका एक तरीके से इसके साथ आयोजित रहा है। इसको लिखेंगे इसके किसके द्वारा है? भारत व्यापार संवर्धन विकास नहीं, भारत व्यापार संवर्धन संगठन। थोड़ा आगे पीछे गलती हो जाती है, गलती सबसे होती है। ठीक है, गलती को इसको ये नहीं करिए कि आपसे गलती नहीं हुई तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कीजिए। ठीक है, गलती हुई है तो गलती हर किसी से होती है। इसका नाम क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। किसका? AHAR। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ पे स्थित है? और ये है दिल्ली। ठीक है, मुख्यालय नहीं, यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में। तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? 26 से 30 अप्रैल तक क्या किया जा रहा है? इसका 36वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इसका सह सहयोगी कौन? भारत व्यापार संवर्धन संगठन है। ठीक है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन क्या है? इसका सह सहयोगी है। ठीक है, इसकी थीम क्या होगी? इसकी भी कोई ना कोई थीम रखी होगी। इसकी थीम रखी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या है? इसकी थीम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या है? इसकी थीम के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा इस चीज़ को। और अगर आपको लगता है कि हाँ, कमेंट से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पर्सनली कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली रूप से समझा दूंगा। ठीक है, व्हाट्सअप या फेसबुक इस तरीके से, इंस्टा सब जगह ID है मेरी पावर पॉइंट स्टडी के नाम से, तो आप लोग वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी मनाया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा अब पहले शुरू किया गया? इसे शुरू किया गया 25 अप्रैल 1945 में। 1945 में क्या हुआ? सबसे पहले घटना घटी थी जिसमें सैन फ्रांसिस्को में एक साथ 50 देशों के प्रतिनिधित्व
के प्रतिनिधित्व एक साथ आए थे। ठीक है, क्या हुआ, फ्रांस 26 अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक साथ क्या हुआ कि यहाँ पे एक साथ 50 देशों के क्या हुए प्रतिनिधित्व एक साथ यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो देखिए कोई भी देश का प्रतिनिधित्व होता है तो उसके राष्ट्र का, उसके गौरव के टाइप होता है, उसका राष्ट्रपति या उसके यहाँ जो पूरे देश का सबसे उच्च पद होता है उसके द्वारा उसको भेजा जाता है। मतलब वो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपनी जनता, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है एक तरीके से नहीं, एक ही वही तरीका है इसका। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि अगर कोई देश में आपका प्रतिनिधित्व आया, भले ही चाहे वो कोई सा भी देश हो, ठीक है, अब जैसे आपका मान लीजिए यहाँ से चीन में हमारे भारत का वो जाए प्रतिनिधित्व, तो उसको तो ऐसा तो नहीं कि मार देंगे, क्यों मारेंगे उसको मारेंगे तो अपने देश का जो राष्ट्रपति है तो उसको छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। इसी तरह होता है, उस देश की पूरी शक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व जाना जाता है कि अगर प्रतिनिधित्व को आप उस देश का कोई भी नागरिक अगर उसको हानि पहुंचाए तो उस देश की गारंटी है कि अगर उसको कुछ होता है तो वो देश के ऊपर हम एक्शन लेंगे। ठीक है, एक्शन मतलब राजनीति कूटनीति तौर पर उसको अच्छे से अपने प्रतिनिधित्व के लेकर समझाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि एक साथ कितने 50 प्रतिनिधि एक जगह पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अलग अलग देश के ये प्रतिनिधि थे, एक देश के नहीं थे, अलग अलग 50 देशों के ये प्रतिनिधि थे इस संगठन की। और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इस प्रतिनिधि संगठन की स्थापना करने का, देखिए इसका उद्देश्य था एक साथ नहीं सॉरी एक ऐसे संगठन की स्थापना करना जो विश्व शांति पर बहाल दे। अब जैसे मानिए किसी देश के साथ किसी की लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उसके प्रतिनिधियों को के बीच पहले बातचीत होगी कि हाँ सर हमारे देश की गलती नहीं है, आप किस वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो शांति बनाए रखनी चाहिए। तो उस प्रतिनिधि से बात की जाएगी या उस प्रतिनिधि को हटा दिया। अगर उस प्रतिनिधि को अपने देश से निकाल दिया है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उस देश के किसी भी देश के प्रतिनिधि उसकी जनता का गौरव एक तरीके से होता है, तो उसको अगर हटाना बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे कभी युद्ध की संभावना बनती है तो ये प्रतिनिधित्व के द्वारा ही क्या होता है, उस चीज़ का क्या होता है, मतलब युद्ध वगैरह का क्या होता है, एक तरीके से समाधान निकाला जाता है कि हमारे प्रतिनिधित्व के माध्यम से आपका प्रतिनिधि हमारे देश में रहेगा, इस माध्यम से उन दोनों देशों का समाधान निकाला जाता है। ठीक है, भारत का झंडा सबसे भारत का झंडा सर्वाधिक फहराने का विश्व रिकॉर्ड बना। ठीक है, विश्व गिनीज रिकॉर्ड बना। ठीक है, क्या हुआ, भारत का झंडा है वो सबसे ज़्यादा फहराया गया। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया और ये कहाँ फहराया गया, ये दिखाइए, ये रुक जाइए अच्छे से चमक गया। ठीक है, भारत का झंडा सबसे ज़्यादा फहराने का क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या हो गया, वो मिल गया है नाम इसका। और ये कब फैलाया गया, ये गृह मंत्री की उपस्थिति में। कहाँ पे, गृह मंत्री की उपस्थिति में जगदीशपुर के दुलेर ग्राउंड में क्या हुआ है,
आयोजित हुआ। और ये क्यों हुआ? देखिए, जो वीर कुमार सिंह थे उनके विजय उत्सव कार्यक्रम है। कौन से? वीर कुमार वीर कुंवर वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव के लिए। अरे यार, ठीक है, क्या हुआ? वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव, सॉरी विजय उत्सव डबल हो गया ये। विजय उत्सव के कार्यक्रम में क्या किया गया? इस चीज़ को देखा गया कि भारत के जो गृह मंत्री थे उनकी उपस्थिति में, कौन से? भारत के अमित शाह की उपस्थिति में दुलेर ग्राउंड में क्या किया गया? भारत का झंडा सबसे अधिक फहराने का क्या बन गया? रिकॉर्ड बन गया। मतलब अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक का किसी भी देश का इतनी बार झंडा नहीं फहराया गया जितनी बार भारत का झंडा इस ग्राउंड में फहराया गया। इस चीज़ का क्या बन गया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस चीज़ का नाम आने वाला। छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। मतलब देखिए, अब झंडा फहराना, अब सोच कितनी मतलब होती है, हाँ झंडा फहराना मतलब है, मगर इस चीज़ का भी क्या बना? एक रिकॉर्ड बना, मतलब देश के नाम रिकॉर्ड हुआ, बहुत अच्छी बात है। और भी, और आगे भी ग्रोथ करे, और भी रिकॉर्ड हो देश के नाम ऐसे, जिससे कि लोग याद रखें। इसमें कुल कितने? 78,000 कितनी बार झंडा फहराया? 78,220 बार। ठीक है, 78,220 बार क्या हुआ? भारत का झंडा फहराया गया, तिरंगे को फहराया गया। कितनी बार? 78,220 बार भारत के तिरंगे को फहराया गया, जिससे जो कि पूरे विश्व भर में क्या रहेगा? याद रहेगा, क्योंकि एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में क्या हो गया है? शामिल हो गया है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा है भारत का झंडा सबसे सर्वाधिक कब फैलाया गया, तो आप कहोगे 26 अप्रैल को फैलाया गया। कितनी बार फैलाएगा? 78,220 बार। अब ये क्वेश्चन आएंगे जो बहुत डेली करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में एक ये बन गया है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस क्या हुआ? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को मनाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। इसकी स्थापना हुई थी, किसकी स्थापना हुई थी? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की स्थापना हुई थी। इसको कब मनाया? इसको मनाया था 26 अप्रैल। देखिए, जिसके आगे डेट नहीं डाल तो समझ लिए 26 अप्रैल, मतलब एक दिन की पहले की डेट। अगर आपको 27 अप्रैल की डेली करंट अफेयर मिलेगी 28 को, 26 की मिलेगी 27 को। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 2000 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और इसको इसी दिन क्यों मनाया था? कि 26 अप्रैल 1970 में क्या हुआ था? विश्व बौद्धिक संपदा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, संपदा की स्थापना। ठीक है, इसलिए क्या होता है? इसको इसी डेट को मनाया जाता है। ठीक है, इसको क्या होता है? इसी दिन को मनाया। कितनी तारीख को मनाया था? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा क्या होती है? हमारे पूर्वजों की संपदा होती है, उसको बौद्धिक संपदा कहते हैं। प्राचीन संपदा और भी हमारे, देखिए हर तरह की संपदा अलग अलग चीज़ में होती है। बौद्धिक संपदा मतलब हमारे, मतलब जो आसपास के पुरानी चीज़ें हुई उस चीज़ की क्या है? बौद्धिक संपदा। मतलब जो अच्छी, मतलब पहले के लोग बनाते तो बहुत बढ़िया चीज़ बनाते थे। इसकी थीम क्या रखी? इसकी थीम है, देखिए इसकी थीम बहुत अच्छी है। इसकी थीम है आईपी एंड यूथ, आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर पर केंद्रित है। मतलब इसको भविष्य के लिए क्या करना है? संजोकर रखना है। ठीक है, आईपी एंड यूथ इनोवेशन फॉर बेटर फ्यूचर पर केंद्रित। ठीक है, ये क्या है? इसकी थीम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें कोई चीज़ समझने की बात हो आप कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में बताएंगे। ठीक है,
देखिए कोई भी चीज़ बनने में टाइम लगता है, ठीक है, तो आप लोग टाइम दीजिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए दीजिए। 1 साल, मेरा मानना है कि अब 1 साल अच्छे से प्रिपेयरिंग करने के बाद भी 1 साल और, इसमें ख़राब हो गई, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। ठीक है, अपन क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु ने बहुत बढ़िया काम किया। तमिलनाडु ने अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक थे उनके अधिकार दिवस को, अधिकार दिवस पर कब मनाया जाता है इनका अधिकार दिवस, 18 दिसंबर को घोषित किया। इसमें देखिए मनाने का कोई वो नहीं है, इसमें क्या है कि जो तमिलनाडु ने क्या किया, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है तो इसको क्या किया, इसने क्या किया तमिलनाडु ने, इसने बोला कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी जाति या मतलब ऐसे कुछ लोगों का समुदाय है जो अल्पसंख्यक में आता है, तो इन्होंने क्या किया, उसके लिए सिर्फ उस मतलब कुछ लोगों के लिए इसने एक अल्पसंख्यक दिवस की दिन की घोषणा की। इसने बोला कि हम राज्य के रूप में, मतलब अपने राज्य में, पूरे ना देश में ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर भी नहीं और नेशनल स्तर पर भी नहीं, हम सिर्फ स्टेट स्तर पर क्या मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, किसने, कौन से स्तर पर मनाएंगे, स्टेट स्तर पर, मतलब अपने राज्य में बनाएंगे और कहीं नहीं मनाएंगे। तो हमने इसकी डेट फिक्स की है, तो इन्होंने 18 दिसंबर को बताया कि इस दिन हमारा कोई उसमें ऐसा मतलब कुछ सोच के ही बनाया होगा 18 दिसंबर। तो इन्होंने बोला कि हम 18 दिसंबर को क्या करेंगे, अपना अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्टेट लेवल पर, क्या राजकीय लेवल पर क्या बनाएंगे, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को मनाएंगे, इन्होंने ये बताया। और उसमें 2.5 लाख रुपए रखे जाएंगे। ठीक है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए कितना, 2.5 लाख रुपए क्या इसका लोन या किसी तरह से इनको मतलब सुविधा पहुंचाने के लिए किसी तरह की, अगर ये क्या करते हैं 2.5 लाख रुपए इनके लिए अलग से, मतलब एक 2.5 लाख रुपए सिर्फ एक के लिए नहीं, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अगर जैसे उनको प्रॉब्लम होती है और ये सरकार से मदद मांगते हैं तो इनको 2.5 लाख रुपए की क्या की जाएगी, मदद के रूप में दी जाएगी, मतलब हाल उनकी सिचुएशन को देख के दी जाएगी। और इनके लिए कक्षा 3 से 5 तक को 500 रुपये दिए जाएंगे प्रति महीने हो या जो भी हो, बस उन्होंने लिखे 500 रुपये दिए। और कक्षा 6 से 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, इनको अधिक मतलब क्या किया जाए, आर्थिक रूप से क्या की जाएगी, मदद की जाएगी। कितने, 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर जैसे वो कुछ बेरोजगार हैं, बिल्कुल भी कुछ मतलब उनके यहाँ वो नहीं है रहने को, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, मतलब हाउस के लिए, किसी की चीज़ के लिए। और उनके बच्चों को क्या दिया जाएगा, 500 रुपये दिए जाएंगे। 3 से अगर 5 कक्षा के बीच में है, मतलब महीने का है या साल, महीने में या महीने में दिए जाएंगे, साल में तो देंगे नहीं। ठीक है, तो उनको दिए जाएंगे मतलब उनकी शिक्षा के लिए। और 6th क्लास के लिए 1,000 रुपये देंगे उनकी शिक्षा के लिए। ठीक है, ये क्या है, उनको अलग से क्या मतलब सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सहायता दी जाएगी। क्या दी जाएगी, इसको शिक्षा सहायता के रूप में देखा जाएगा, शिक्षा सहायता। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में डाउट को क्लियर किया जाएगा। हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला जिला ठीक है, क्योंकि हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला जिला कौन सा बना, जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा क्या बना, हर गांव में क्या बनाया इसने, यह देश का कौन सा, ये देश का पहला गांव है, पहला जिला है, सॉरी, देश का पहला जिला है। ठीक है, ये देश का पहला जिला है जिसमें हर गांव में क्या है, एक पुस्तकालय ही है, मतलब हर गांव में, मतलब शहर की तो छोड़ो, हर गांव में इसके क्या है, पुस्तकालय है। ठीक है, तो इसी के लिए क्या किया गया, इसको मतलब एक तरह देश में पहली बार ऐसा जिला बना, तो इसको अच्छी तरह से और
दूसरों के लिए क्या बना, एक तरह से आदर्श बन गया, ठीक है। इसके कुल इसकी आबादी कुछ 8 लाख है, क्या है 8 लाख आबादी है यहाँ पे, ठीक है। कितने की, 8 लाख क्या है आबादी वाला ये जिला है, जिसमें 118 ग्राम पंचायत हैं। मतलब बहुत कही जाए तो बहुत छोटा सा कही जाए, यूपी में होता तो यूपी में तो बहुत 8 लाख मतलब ठीक है, मतलब एक एवरेज के हिसाब से। और ये छात्रों को पढ़ने का समय इसमें कितना है, छात्रों को पढ़ने का समय है इसको सुबह 9 बजे से 9 AM से शाम को 5 PM तक क्या है इसको पढ़ने का समय है, मतलब खुला रहेगा। इसमें कितनी आबादी, 8 लाख की क्या है आबादी। इसमें कितनी ग्राम पंचायत है, इसमें 118 ग्राम पंचायतें हैं। और इसमें छात्रों को पढ़ने से करने कब तक पढ़ने का वो दिया, 9 बजे से सुबह शाम को 5 बजे तक इसमें पढ़ने के लिए खोला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आप कितनी अच्छी सोच देख रहे हैं कि हर गांव में एक पुस्तकालय होना कितनी बड़ी बात है। अगर गांव में पुस्तकालय होगा तो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे। और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें खुल के बाहर आती हैं। और जो मतलब बच्चे होते इतनी फीस नहीं दे पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छी फ़ायदा मतलब एक तरीके से किया गया सरकार द्वारा, ठीक है। और अभी तक ऐसा कोई गाँव ही नहीं हुआ, तो ये पहले ही गाँव है अभी इंडिया का। और भी इससे देश तरक्की कर रहा है, इससे पता चलता है मेरा देश बदल रहा है, ठीक है। देखिए जब देश की तरक्की, जब इंसान अगर करप्शन कम करेगा अपने लिए तभी देश की तरक्की होगी, ठीक है। एलन मार्क्स ने कितना, 44 अरब डॉलर में ट्विटर खरीदेगा, ठीक है। ये क्या है, 44 अरब डॉलर में क्या खरीदेगा, ट्विटर खरीदेगा। इसने बताया एलन मार्क्स ने कि हम क्या करेंगे, हम ट्विटर को खरीद लेंगे। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से एक है, एक नहीं है एक ही है जी, एक ही आदमी है जो अमीर है। इसके शेयर के मूल्य, किसके शेयर के मूल्य, इसके ट्विटर के शेयर के मूल्य, एक शेयर के मूल्य की कितनी है, 54.20 डॉलर क्या इसके एक शेयर की मूल्य। इसकी आधिकारिक रूप से भी घोषणा दी, मगर एलन मास्क ने इसको अप्रैल 2022 में क्या कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि हम क्या कर रहे हैं, ट्विटर को इतने पैसे में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसके शेयर क्या हो गए, और ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। किसके, ट्विटर के शेयर और ज़्यादा बढ़ गए कि एलन मास्क खरीद रहा है। तो मतलब ये और अच्छे से इसको उभारेगा, ठीक है। अधिकृत करने की, बोलने की घोषणा की, ठीक है। और इसमें दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला, ठीक है, क्या होगा, उनका निधन हो गया। बुजुर्ग महिला दुनिया की कितने साल की उम्र थी इनकी, इनकी उम्र थी 119 वर्ष की आयु में, ठीक है। क्या हुआ था, इनका निधन हो गया, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली थी, इनका नाम था तनका, ठीक है। इनका नाम क्या था, सॉरी बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये, व्यक्ति सॉरी महिला तो पहले ख़त्म हो गई, हाँ। ये दुनिया की बुजुर्ग व्यक्ति, दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है ये, ठीक है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उल्टा लिख दिया यहाँ से, दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, जो इसकी उम्र कितनी है, 119 वर्ष की आयु है, जिसका केन तनाक क्या नाम था। और ये कहाँ का रहने वाला था, ये था जापान का रहने वाला, कहाँ का, ये था जापान का रहने वाला था ये व्यक्ति, जिसकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म 2 जनवरी 1903 में हुआ था। देख रहे हैं, 2 सदी जीत चुका है, 100 साल से ऊपर जीत चुका है, 20 साल और जीत चुका है। इसने क्या कुछ नहीं देखा होगा, ठीक है। इससे पहले एक व्यक्ति और था, इससे पहले इनसे, वो उसकी जनवरी में मृत्यु हो गई थी। उसकी उम्र कितनी थी, इनसे पहले कितनी थी उसकी उम्र, 116 साल और 28 दिन थी उसकी उम्र जब वो इनसे पहले मारा हो, ठीक है।
और अब एक और व्यक्ति है, पहले नंबर पे कौन है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दुनिया का फर्स्ट जो 122 वर्ष में मरा, उसका नाम था जीन कैलमेंट था, जो दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो 122 साल की उम्र में जिया, 122 साल की उम्र तक जिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर। देखिए आपको पूरे वीडियो में नहीं बोलते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना जरूरी है, हमें भी ज़रूरत होती है, हमें भी लोगों को ऐड करना है। आप कम से कम कुछ नहीं तो 2-2 3-3 लोगों को शेयर कीजिए, 10-12 लोगों को शेयर करके अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कराइए, इससे हमारे को और अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स।